नमस्कार दोस्तों, हम बातें कर रहे थे एक सांस्कृतिक ध्रुवीकरण की, एक ऐसी स्टालिनवादी, टोटलिटेरियन, रेजिमेंटल सरकार की जो सांस्कृतिक आदान प्रदान पर रोक लगाती है और फिर यह संस्कृति कुछ हद तक राजनैतिक ही नहीं सामाजिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है। यानी एक स्टेट क्रिएटेड कल्चर, लोगों का कल्चर भी होता है। अब फिर अनुवाद में कैसे कैसे और तमाम एक्सेप्टेंस में क्या दिक्कतें आती हैं, इसकी बात निर्मल जी कर रहे थे। ख़ास तौर से चेकोस्लोवाकिया के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं हर बारिश में किताब, और चेकोस्लोवाकिया पर विशेष फोकस है। निर्मल जी एक लंबे समय तक वहाँ थे और उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की बहुत यात्राएँ हमें करवाई हैं। तो इस संदर्भ में वो चेकोस्लोवाकिया की यूनिक मिक्स्ड लिबरल स्थिति की बात कर रहे हैं। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि खुली हुई है, और इसलिए चेक लेखकों के भी अनुवाद होते हैं दूसरी भाषाओं के यूरोपीय और पश्चिमी लेखकों, अर्थात जो वेस्टर्न ब्लॉक, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लेखक हैं, उनका भी अनुवाद चेक में होता है, वो भी पढ़े जाते हैं। और इसी तरह से जो पश्चिमी ब्लॉक का सिनेमा है वो भी देखा जाता है, और ये स्टालिनवादी रेजीम में नहीं होता। और वो ये सब कुछ करने के बाद वो ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य एक समाजवादी सांस्कृतिक वितान के तहत उसके विभिन्न स्तरों का पर्दाफाश करना है, जैसा कि उन्होंने इन अनुच्छेदों में दिखाया है। और यहाँ बहुत दिलचस्प है इस कोरोना की शाम को, कोरोना के इस लंबे लॉकडाउन में, कि वो चीन की बात करते हैं कि चीन की जो सांस्कृतिक क्रांति है उसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते। हालांकि चीन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी, वो सीधा फिर समाजवादी संस्कृतियों और क्रांतियों की बात करते हैं। और बहुत दिलचस्प है कि वो आगे सिनेमा की बात करते हैं, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो मैं वहाँ दोबारा उस हिस्से से शुरू कर रही हूँ। निर्मल जी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य समाजवादी देशों के विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों की ओर संकेत करना है, जो अपने में बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें न समझ सकने के कारण अनेक भारतीय बुद्धिजीवी और पत्रकार चीन की सांस्कृतिक क्रांति की जड़ों को समझने में भी असमर्थ रहे हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी किताब है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। आज तारीख 27 जून को चीन के साथ भारत की तनातनी बनी हुई है। उसमें भी इसको पढ़ना बहुत दिलचस्प है कि भारत के बड़े बड़े लेखक विचारक बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े सौहार्द के साथ चीन को प्रदर्शित करते रहे हैं, उसकी बात करते रहे हैं, उसकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते रहे हैं, और उसकी क्रांतियों को प्रदर्शित करते रहे हैं और उल्लेख करते रहे हैं। और अभी एक जुमला इस बीच मैंने कहीं पढ़ा कि चीन ने नेहरू जी के साथ भी दगा किया और चीन ने मोदी जी के साथ भी दगा किया, और इससे ये सिद्ध होता है कि मोदी जी ने ही। तो ये एक राजनीतिक अट्टहास था, लेकिन चीन ने अभी भी दबदबा बनाया है, और बार बार ये यूएस इंटेलिजेंस से भी बात उभर के आ रही है कि टेंट जो है वो हमारे इंडियन टेरिटरी में था। तो पूरा इतिहास है चीन के साथ लड़ाई का, लेकिन हम अभी सांस्कृतिक क्षेत्र में चीन की क्रांति की तारीफ कर रहे हैं। ये एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आज मैंने अपना पाठ शुरू किया है, और अगले अनुच्छेद में देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो चीन की यात्रा नहीं अभी करवा रहे, वो चेकोस्लोवाकिया में है, और बहुत भीतर तक जाके हमें यूरोप की इस संस्कृति को और इस सांस्कृतिक तनाव को हमारे संदर्भ में वो समझा रहे हैं, और इसलिए मुझे ये किताब बहुत पसंद है। इस संदर्भ में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि एक समाजवादी देश की संस्कृति अपनी परिभाषा के अनुसार जन संस्कृति की मान्यताओं से उत्प्रेरित होती है, जिसमें मुनाफे और व्यावसायिकता का यह दूषित खिंचाव नहीं होता,
जो पश्चिमी देशों की बुर्जुआ संस्कृति का अभिशाप है। तो स्टालिनवादी संस्कृति की आलोचना करने के बाद वो बुर्जुआ संस्कृति जो पूंजीवादी है उसकी निंदा कर रहे हैं, और कि वह बहुत हद तक बाजारू हो चुकी है और वहाँ अच्छी संस्कृति की कई बार रक्षा करना कठिन हो जा रहा है, बाजार से टकराना कठिन हो जा रहा है। मगर यह सत्य है, तो क्या बाजारू संस्कृति का अस्तित्व एक समाजवादी देश में विरोधाभास प्रतीत नहीं होता? तो फिर तो बाजारू संस्कृति को केवल पूंजीवादी देश में होना चाहिए, उसको समाजवादी देश में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यही उस मिक्स संस्कृति के खतरे हैं जो कि बहुत सी लोकप्रिय चीज़ों के लिए अपना दरवाज़ा खोल देती है। यहाँ हम अक्सर एक बात को भूल जाते हैं कि व्यावसायिकता या संस्कृति से मुनाफा उठाने की प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने के बाद भी उपभोक्ताओं की रुचि की अवहेलना नहीं की जा सकती, और समाजवादी देशों की संस्कृति एक हद तक, किंतु सिर्फ एक हद तक, उस रुचि के उतार चढ़ाव पर उतनी ही निर्भर है जितनी कहीं अन्य पाठक अक्सर तय करता है। और दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प अंतर है कि पाठक और बाज़ार में क्या अंतर है ना? पाठक को हम पलक पावरे बिछाए रहते हैं उनके लिए। पाठक हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है ना? तो लेकिन हम पाठकों के लिए क्या परोसें, कैसे लिखें, ये लेखकीय समुदाय के भीतर का एक बहुत आत्ममंथन करने वाला सवाल होता है। और ये पाठक बाज़ार से कैसे अलग है, ये एक अलग बारीक सवाल है। इन सवालों का जवाब धीरे धीरे हमें मिलता रहेगा। उस हद तक उस रुचि का आदर अवश्य किया जाता है ताकि फिल्म पर घाटा न उठाना पड़े, है ना? केवल लेखन ही नहीं, फिल्मी दुनिया में भी हर किताब दुकान में ही न पड़ी रहे, हर शाम थिएटर खाली दिखाई न दे। जब तक ऐसी आदर्श स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती जहां मनोरंजन और संस्कृति के बीच कोई खाई न हो, दूसरे शब्दों में जब उपभोक्ता की रुचि अपने में इतनी विकसित नहीं हो जाती कि उसे तुष्ट करने के लिए कला में किसी प्रकार की मिलावट और समझौता करने की आवश्यकता महसूस न की जाए, तो यह सचमुच आदर्श स्थिति है। तब तक हर समाज व्यवस्था में बाजारू संस्कृति की आशंका बनी रह सकती है ना? कुछ दिन पहले एक युवा फिल्म निर्देशक से, जो उस नई पीढ़ी के निर्देशक हैं जिन्होंने चेक फिल्मों को बिल्कुल नया मोड़ दिया है, देखिए ये कितना दिलचस्प है। बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि प्राग में अच्छी फिल्मों के साथ साथ जो हॉलीवुडियन फिल्म की हॉलीवुडियन किस्म की काफ़ी सस्ती फिल्में दिखाई जाती हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि कोई ऐसी व्यावसायिक विवशता नहीं है कि जिससे छुटकारा न पाया जा सके, है ना? यही वो विरोधाभास है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रयोगवादी फिल्मों को बनाने में जो घाटा उठाना पड़ता है, उन्होंने ये उत्तर दिया कि प्रयोगवादी फिल्मों को बनाने में जो घाटा उठाना पड़ता है उसे इन सस्ती किंतु लोकप्रिय फिल्मों के मुनाफे से पूरा किया जाता है। एक ज़माने में यहाँ अधिकांश सोवियत फिल्में दिखाई जाती थीं जिनसे लोग इस कदर ऊब गए थे कि बाहर की कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी घटिया क्यों न हो, उसका दिल खोलकर स्वागत किया जाता था। स्टालिनवादी युग में इन देशों में राज कपूर की आवारा किस्म की फिल्मों की लोकप्रियता का रहस्य भी इसी ऊब में निहित था। कितनी दिलचस्प बात है। और दोस्तों, मैं एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी भेंट एक उज़्बेक हिंदी विद्वान से हुई जो हिंदी के प्राध्यापक हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं उज़्बेकिस्तान में, अभी भी बहुतों की वो डबिंग भी करते हैं।
अपनी भाषा में, और उन्हें वो बहुत पसंद है। हमें भी, जैसे हॉलीवुड की, मुझे भी हॉलीवुड की फिल्में आज बहुत पसंद हैं। केवल मसाला ही नहीं, मेरे प्रिय अभिनेता रेफ फिल्म्स की कितनी फिल्में गंभीर किस्म की, शेक्सपियर वाली, और उनके भाई की जो है, जिसका बहुत प्रसिद्ध डायलॉग सब है, शेक्सपियर इन लव के पैट्रो के साथ। अब मैं हॉलीवुड पे बात नहीं करूँगी, मेरा फेवरेट टॉपिक है। इधर बहुत फिल्में नहीं देखी, लेकिन उस फिल्म का एक बहुत अद्भुत डायलॉग है कि ग्विनेथ पैल्ट्रो एक लड़के के वेश में छिप छिपा के अभिनय कर रही है, और जो भी हो, और उसी वक्त रिहर्सल के दौरान कोई आता है और किसी एक पात्र से, जो कि डरा सहमा सा एक पात्र का, मतलब वो भी भूमिका एक पात्र की वो भी अदा कर रहा है, तो वो आगंतुक पूछता है कि हु आर यू, तो वो दरअसल उसका प्रोड्यूसर होता है, और वो कहता है आई एम मनी। तो सारा खेल उसी का है। ये जो बाजारू संस्कृति है, उसी का खेल है पैसे का। लेकिन वही बात हम कर रहे हैं कि केवल उसका खेल नहीं है, रुचि लोगों की ऐसी होती है, उन्हें कुछ ऐसी मनोरंजक चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत गंभीर और वो न हो, जो उबाऊ न हो, और वो पैसा भी बनाते हैं। तो फिर एक दूसरी बात होती है कि उस रुचि को कल्टीवेट कैसे किया जाए। लेकिन बहरहाल, तो राज कपूर वहाँ लोकप्रिय थे, आज भी हैं, उज़्बेकिस्तान में ख़ास करके। आज जब बंधन ढीले पड़ गए हैं, तो इन घटिया फिल्मों या पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण कुछ वैसा ही है जैसे निषिद्ध फल को चखने की आदत। तो इस हद तक वो पैसे का खेल हो सकता है दोस्तों, कि लोग बिकने के लिए अंततः बहुत ज़्यादा बहुत थ्रिलिंग चीज़ें परोसने लगते हैं फिल्में, लेखन में, और वो एक सांस्कृतिक चुनौती होती है। फिल्म आज की संस्कृति का सबसे सशक्त और व्यापक माध्यम है, और इस क्षेत्र में जनता की रुचि जिस नंगे और प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है, उतनी शायद किसी दूसरे माध्यम द्वारा नहीं। अगर एक सेक्स सीन हो, एक न्यूड सीन हो, तो एकदम मक्खी की तरह लोग चिपक जाते हैं। ये लेखन में भी बहुत ज़्यादा। किंतु संस्कृति के दूसरे माध्यम भी इस सतहीपन से अछूते नहीं, और वह महज पिछले वर्षों के दौरान जो पवित्र सर्वहारा वर्गीय मान्यताओं को नकली ढंग से थोपा गया था, उसके विरुद्ध एक उच्छृंखल प्रतिक्रिया नहीं। समस्या कहीं अधिक पेचीदा और गहरी है। पिछले वर्षों में यूरोप के विकसित औद्योगिक देशों में, जिनमें चेकोस्लोवाकिया भी शामिल है, एक अत्यंत मूलभूत और मेरे विचार में भयंकर परिवर्तन हुआ है। स्वयं मजदूर वर्ग तेजी से उन मध्य वर्गीय स्वार्थों और आदर्शों को अपनाता जा रहा है, जिनके विरुद्ध एक ज़माने में उसका विरोध सबसे अधिक मुखर और प्रेरणादायक था। शायद इस त्रासदी से भारत में भी हम गुजर रहे हैं, और यही है जहाँ मैंने स्टीवन स्पेंडर को कोट किया था अपने पहले एक पाठ में, तो ये बातें यहाँ आ रही हैं। आज के फलते फूलते एफ्लुएंट समाज में मजदूरों को वे सब सुविधाएं प्राप्त हैं जिनकी कल्पना एक भारतीय नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में मजदूर या किसान होने का मतलब ही गरीब होना है। दूसरे शब्दों में, जहां मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच केवल वर्गीय अंतर ही नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और रहन सहन की सुविधाओं का भी ठोस भौतिक अंतर है, यूरोप में स्थिति बिल्कुल भिन्न है, या तेजी से भिन्न होती जा रही है। ये विकास है। उन्होंने अपने मजदूरों को बहुत विकसित किया, ये क्रांति है ना। हम यहाँ पीछे रह गए, और ये मकसद है। वहाँ लेबर इतना एक्सपेंसिव है कि वो शान से अपना रहते हैं, और हमारे यहाँ इतना चीप है क्योंकि इतने लेबर हैं। और मतलब
जनसंख्या हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें उसे थामने की ज़रूरत है। भयानक बात यह नहीं कि आज यहाँ लगभग वे लोग जिन्हें हम मजदूर कहते हैं अपना मकान, अपनी मोटर और टेलीविज़न सेट, अपना डॉक्टर और अपनी यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा चुनने का सामर्थ्य रखते हैं। यह ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए। कितना बेबाक है यह लेखक, है ना? और ये हमें मज़दूरों के उत्थान से मिलवा रहा है और हमें इस मॉडल को स्वीकारने की ज़रूरत है कि हम क्यों अब तक यहाँ तक नहीं पहुँचे। अधिक चिंतनीय चीज़ यह है कि इन सुविधाओं के साथ साथ मजदूर वर्ग में अवसरवादिता और आत्मकेंद्रिता, सस्ती भोंडी रुचि और सनकी मान्यताएं, बाजारू किस्म के भौतिक आदर्श और सतही आत्मसंतोष, वे सब मान्यताएं ग्रहण कर ली हैं जिन्हें हम एक समय में केवल मध्य वर्ग की बाबू संस्कृति के साथ जोड़ देते हैं। ये बाबू संस्कृति एक समय मेरा भी प्रैक्टिकल होता था, बाबू कल्चर, काम नहीं होता है दफ्तर में वगैरह वगैरह, और वो तमाम चीज़ें जो फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं और तमाम चीज़ें। जिन अपेक्षाकृत पिछड़े यूरोपीय देशों में मजदूरों को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, वहाँ भी उनका स्वप्न और आदर्श इन्हें किसी न किसी तरीके से हासिल करना है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने वर्ग की समस्त गौरवपूर्ण परंपरा को ही क्यों न छोड़ना पड़े। यह प्रवृत्ति केवल इंग्लैंड के वेलफेयर स्टेट या अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी की एफ्लुएंट सोसाइटी में ही प्रकट नहीं हो रही, बल्कि और यह चीज़ शायद कुछ विस्मयकारी सी जान पड़े, स्वयं समाजवादी देशों में भी व्याप्त है, जहां मजदूर वर्ग के हाथ में राज सत्ता है। हर शाम प्राग का मजदूर टेलीविज़न के आगे उसी तरह आंखें फैलाकर बैठता है, ये हमारे यहाँ, जिस तरह पेरिस या लंदन का व्यापारी या क्लर्क। और बेशक कभी कभार अपने टेलीविज़न में वियतनाम की न्यूज़ रील देखकर वह आहें ज़रूर भरता हो, गर्मी की छुट्टियों में अपने बाल बच्चों के साथ समुद्र तट पर जाना नहीं भूलता। यह विकास है ना? और ये हिस्सा मैंने पहले पढ़ा था और मैं इसको हल्का सा रिपीट कर रही हूँ। वही बात है, कोट में स्टीवन स्पेंडर, बहुत बड़े अंग्रेज़ कवि। अगर मजदूर को अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर मिले तो वह भी मध्य वर्ग के लोगों की तरह सतही और उथला हो जाएगा, जिन पर आज वह ईर्ष्या करता है। सतहीपन से मतलब है जब आदमी बेहतर स्थिति के अवसरों को स्वीकार करके दूसरे लोगों को भुला देता है तो उससे बुरी स्थिति में जीता है। दूसरों को भूल जाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के सफल लोग खुद अपने अस्तित्व की जटिलता को भुला देते हैं, क्योंकि वे अपने को मृत्यु और संकट के बोझ से बचाकर जीना चाहते हैं। अब यही चुनौती आई हमारे देश में मजदूर वर्ग के सामने। लॉकडाउन जब हुआ तो उसके पास बिल्कुल भी, कई लोगों के पास अगले दिन का भी भोजन और राशन नहीं था, इतना था। और ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों, है ना? ये मैंने पहले पढ़ा है इस हिस्से को, बरसों पहले स्टीवन स्पेंडर की आत्मकथा वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड में ये शब्द पढ़कर मुझे काफ़ी झटका लगा था और मैंने उन्हें एक पश्चिमी बुद्धिजीवी का सनकीपन समझकर टाल देने की कोशिश की थी। यूरोप में कुछ वर्ष रहकर आज मुझे यह चेतावनी उनकी स्मरण होती है। मुझे दुख है कि आज मैं उनसे कम से कम इस बात पर सहमत हूँ और यह सहमति मेरे लंबे दिनों के बहुत प्रिय मोह के भंग हो जाने के दुख को कम नहीं करती। किंतु इससे अधिक बड़ा दुख शायद इस क्रूर तथ्य में है कि व्यवसायी संस्कृति के सतहीपन के विरुद्ध हमने सर्वहारा वर्ग की जो विद्रोही और पवित्र मान्यताएं अपनाई थी, वे आज स्वयं अपना अर्थ खो बैठे हैं। अर्थात मजदूर होने का जो अर्थ था, क्रांतिकारी होने का जो अर्थ था, न्याय मांगने का जो अर्थ था और एक व्यसनी सभ्यता में शामिल न हो जाने का जो अर्थ था, जो निरंतर एक नए अर्थ की खोज करने की जो आग थी,
वो ख़त्म होती जा रही है, ये कहने का उनका मतलब है। स्पेंडर ने जिसे मृत्यु और संकट का बोध कहा है, उसके लुप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप आज एक ऐसे आत्मतुष्ट और आत्म केंद्रित मनुष्य की रचना हुई है जो स्वयं निहित स्वार्थों की स्थापित व्यवस्था को सहारा देता है, चाहे यह स्थापित व्यवस्था समाजवादी देशों की ही क्यों न। यदि ध्यान से देखें तो पश्चिम में ऑसबॉर्न, वेस्कर और गंटर ग्रास जैसे लेखकों का आक्रोश स्थापित व्यवस्था के खिलाफ उतना नहीं है जैसा कि हम आज तक समझते आए हैं, जितना टेलीविज़न और समाचार पत्रों की उस रुचिहीन बास्टर्ड संस्कृति के विरुद्ध है जो न सही अर्थ में प्रोलेटेरियन है, न मध्य वर्गीय, बल्कि एक आकारहीन, लक्ष्यहीन मिश्रित घोल जो मैले पानी की तरह हर जगह व्याप्त है ना। एक लगभग संस्कृतिहीन टेलीविज़न कल्चर, और यह आक्रोश उस असमर्थता के बोध से भी उत्पन्न होता है जहाँ बुद्धिजीवी अपने समस्त प्रोटेस्ट मैनिफेस्टोस और पिटनिक किस्म की बचकाना चीख चिल्लाहट के बावजूद सामाजिक सत्ता का बाल भी बांका नहीं कर पाते। यह एक ऐसी व्यंग्यात्मक और दयनीय स्थिति है जिसके एक छोर पर मजदूर के संगठन और विराट ट्रेड यूनियनें हैं जो आज अपने संकीर्ण स्वार्थों में ज़्यादा लिप्त हैं। यह आकस्मिक नहीं कि ब्रिटेन और अमेरिका में वियतनाम युद्ध के विरुद्ध जो प्रदर्शन होते हैं उनमें ट्रेड यूनियनें बहुत गौण महत्व की हैं। मजदूरों से कहीं अधिक छात्र और बुद्धिजीवी उनमें भाग रहे हैं। मतलब मजदूर की वह चेतना क्या है, वह क्यों उलझ कर रह गया, वहाँ जहाँ प्रगति हुई वहाँ पर भी वह क्यों उलझ कर रह गया, ये निर्मल जी का कहना है। और ये तो हम देखते ही हैं, यही बात हम देखते हैं। यहाँ पर भी मेरी भी एक कविता में चिंता है कि तुम उन लोगों के साथ चौक पे क्यों नहीं खड़े हो जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल ये कविता है, मैं इसका पाठ करके आपको सुनाती हूँ जल्दी। और दूसरे छोर पर ऐसे लेखक या बुद्धिजीवी हैं जो समझते हैं कि अफीम और दूसरी किस्म की नशीली वस्तुओं के सेवन से या जैन दर्शन का पाठ कर लेने से वे समाज के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। समाज व्यक्ति को हमेशा दबाता है, उसकी निजता को, उसकी स्वतंत्रताओं को, और सवाल ये होता है कि उस समाज को नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि समाज कई बार एकदम पापराज़ी भी बनने को तैयार हो जाता है। किंतु इनका विद्रोह चाहे नाटकीय कितना ही क्यों न हो, वास्तव में उसी बाजारों और कुत्सित संस्कृति का भाग है जिसमें वह पैदा हुआ है, और अपने सनसनीखेज करतबों के बावजूद या शायद उसी के कारण आज के सांस्कृतिक या राजनीतिक वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। कॉर्डवेल के शब्दों में ऐसे विद्रोही बुद्धिजीवी बीमारी को दूर करने वाले डॉक्टर नहीं बल्कि खुद बीमारी है। उनका विरोध सत्ताधारियों को एक तमाशा सा प्रतीत होता है। गिन्सबर्ग और उनके अनेक पिटनिक साथियों की जमात इस तमाशे को अधिक मनोरंजक बनाती है, और वे भी अपने कर्तव्यों से आज की स्थापित व्यवस्था का उसी तरह दिल बहलाव करते हैं जैसे मध्यकालीन दरबारों में राजाओं के विदूषक 20वीं शती की संस्कृति को बनाने या बिगाड़ने में इससे अधिक उनका कोई रोल नहीं। तो ये मजदूरों की सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ बुद्धिजीवियों की सांस्कृतिक चेतना भी इसमें आ गई, और कुछ लेखकों से भी हमारी मुलाकात हो गई। आशा है कि आपको ये हिस्सा पसंद आएगा। हर बारिश में को मैं पढ़ रही हूँ और आपके साथ उसकी चर्चा कर रही हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये